हाँ भाई, गुड इवनिंग। क्लास का अलग ही चल रहा था, उसमें बोर्ड वोर्ड कुछ हो रहा था। मैं ज्वाइन तो हो रहा था, लेकिन एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहा था। एज ए होस्ट ज्वाइन नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं तो ना घर से क्लास लेता हूँ ना। और वो वहां से किसी ने क्लास चालू कर रखी थी। हाँ, तो वो ओसी वाले कुछ करना भूल गए होंगे। तो अब फिर मैंने यहाँ से बिल्डिंग इंचार्ज को फोन किया, वहां पे मैंने कहा यार वो लॉग आउट करो। तो बिल्डिंग इंचार्ज ने वहां से लॉग आउट किया, तब फिर मैं लॉग इन हुआ। तो ये थी समस्या। चलो कर अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में बताओ। एनसीईआरटी तो होगी सबकी। एनसीईआरटी की 10.2 का 19 क्वेश्चन पूछ रहा है रोहित कुमार। रोहित पूछ रहा है 10.2 का 19। चलो देखें 10.2 के 19 में क्या समस्या आ गई। एनसीईआरटी 10.2। A and B are two collinear vectors for which of the following is and are incorrect। ए और बी कोलिनियर है। तो इसमें तो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। चलो, इसके अलावा कुछ हो तो। और कुछ तो नहीं है ना, ये तो सीधा सा है, अपन ने लिखा वही तो है। भाई ए बराबर लैम्डा भी अपन ने पढ़ा था, बस वही है। बाकी तो पर्टिकुलर केस है, तो पर्टिकुलर केस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, है ना। है ना। चलो और कुछ हो तो बोलो, नहीं तो फिर शीट पे आते हैं बेटा फटाफट। आज वैसे बहुत टाइम निकल गया अपना। तो और कुछ हो तो बोलो जल्दी से। शीट में आ जाए। चलो शीट में बोलो फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। इसमें बोलो कुछ हो तो। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2। ये लास्ट क्लास है सर। नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंड नहीं करेंगे बेटा, मेरी इसके बाद दूसरी क्लास रहेगी। आप लोगों की लास्ट है, लेकिन मेरी इसके बाद एक और क्लास है। नहीं, मेरी इसके बाद एक और क्लास है बेटा, है ना। मेरी एक और क्लास है, मेरी इसके बाद 11th वाली एक क्लास है। खैर चलो, अपना वैसे भी बहुत। चलो आप तो 2 पार्ट सेकंड में बताओ। 2 पार्ट सेकंड में बताओ, कोई डाउट हो तो। 2 पार्ट सेकंड। 4 5। ठीक है, 4 5 10। देखें क्या है 4 5 10 में। 4 तो बेटा आसानी से इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे। भाई वो दिख ही रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स में नहीं बनेगी। कितनी बार मैं समझा चुका हूँ कि भाई डीवाई बाई डी एक्स में नहीं बन रही है, तो आप डी एक्स अपॉन डी वाई में बना लो ना। ये इक्वेशन बन गई डी एक्स अपॉन डी वाई में। ये तो 4 हो गया। 4 के बाद क्या पूछा है बच्चा। 6 5 भी पूछ रहा है। तो 5 में तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है आसानी से। भाई ये सारा इधर लिया हो तो डी एक्स ई की पावर n-1 एक्स।
और dy वाई dy हो जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। बन रहा है बेटा, अब थोड़ा तो देखो एकदम सीधे से तो दिखेगा नहीं, एक्सरसाइज 2 है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिख रहा है। 4 5 के बाद क्या पूछा जा रहा है? 10। 10 में तो ऑप्शन से चेक करो बेटा, 10 में ऑप्शन से चेक करो कि क्या इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, है ना? क्योंकि ऑप्शन सेटिस्फाई करना ज्यादा बेहतर होगा, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखेंगे एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन लिखने के। तो इसके बाद आगे बढ़े। 11 to 15 में कुछ हो तो बोलो बेटा, नहीं तो 2 पार्ट थर्ड पे आऊंगा मैं। 14 में क्या है हमें? देखो बेटा, 14 में आपको कई बार ही समझा चुका हूँ, कई बार मैं समझा चुका हूँ। लेमनीज का सवाल है, और ये जो मल्टीप्लाई में कुछ आ जाता है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स ई की पावर माइनस लेमडा एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार समझा दिया बेटा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। अच्छा, फिर एफ ऑफ एक्स किससे छोटा दे रखा है? सी एफ एक्स से। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? ई की पावर माइनस सी एक्स से। याद आ गया? सी की पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल 0। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ एक्स लेस देन इक्वल 0। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स लेस देन एफ जीरो ही होगा, ग्रेटर देन एफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाएगा ना। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको मान लो तुम एच एक्स समझ लो। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच ऑफ 0 आएगा। एच ऑफ एक्स ये आएगा ई की पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स, ये एफ जीरो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा। सही लिखा मैंने? डेरिवेटिव लेस देन है, डिक्रीजिंग है, तो अब लेस देन 0 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह सब। हम्म, नहीं डिक्रीजिंग है तो चलो एफ लेस देन इक्वल एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो इसका मतलब एफ एक्स का मतलब ये लेस देन इक्वल इक्वल 0 हो गया। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया अपने पास? एफ एक्स लेस देन इक्वल 0 है, तो एफ एक्स अपॉन सी भी लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा, है ना? एफ एक्स इसी से तो छोटा है, या ऐसे कर लो कि एफ एक्स लेस देन इक्वल 0 है तो सी एफ एक्स भी लेस देन इक्वल 0 होगा, और सी पॉजिटिव दे रखा है तो स्मॉल एफ एक्स भी लेस देन इक्वल 0 होगा। बट देखो गिवन है अपने को बेटा, क्या गिवन है? कि एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है, तो फाइनली एफ एक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये कई बार है, तो ये एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स से पहचानते हैं, 5 6 बार ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। हाँ, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम पार्ट थर्ड पे। 2 पार्ट थर्ड पे आ जाओ बेटा, है ना? 2 पार्ट सेकंड क्लियर है, 2 पार्ट थर्ड पे अपन आ रहे हैं। चलो 2 पार्ट थर्ड पे बोलो अब। 2 पार्ट थर्ड में 2 पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है? लैंग्वेज एक्चुअली थोड़ी सी सवाल कोई टफ नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गंदा सा है इसका, है ना? 5 तो वही लेबनीज से हो रहा है, 5 में नहीं करनी। 5 का सेकंड पार्ट तो अपन ने क्लास में ही कर रखा है लेबनीज वाला। 5 में पहले वाले में तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सोल्व होगा, दूसरा वाला लेबनीज से हो रहा है, 5 में नहीं है दिक्कत, है ना? 8 की जरूर अपन बात कर लेते हैं।
एट में क्या है कि इस तरह का कुछ कह रहा है कि दो कंटेनर हैं आपके पास, है ना, दो कंटेनर हैं और एक से पानी दूसरे में जा रहा है ना, वाटर का फ्लो हो रहा है, ये भरा हुआ है मान लीजिए, है ना, ये पूरा भरा हुआ है और इससे पानी इसमें जाएगा, इससे पानी इसमें जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है कि रेट ऑफ फ्लो जो है ना, df अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पाइप एनी टाइम इज, किसी टाइम t पे रेट ऑफ फ्लो दे रखा है a अंडर रूट 2g h1 माइनस h2, ये रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, ठीक है। दूसरा अपने को बता रखा है कि ये है H1 H2 हाइट है वाटर लेवल। अब किसी टाइम टी पे मान लो भाई, ये टोटल तो हाइट आपको 1 दे रखी है, किसी टाइम पे मान लो कि जो पानी है, किसी टाइम टी पे हम बात कर रहे हैं, तो किसी टाइम टी पे मान लो इसमें इतना पानी है, किसी टाइम टी पे, है ना, इस पानी की हाइट मान लेते हैं H1 है, किसी टाइम टी में इस पे इतना पानी है, इस पानी की हाइट मान लेते हैं H2 है, किसी टाइम टी पे ना, एट टाइम टी, एट टाइम टी पे इसकी हाइट H1 है, उसकी हाइट H2 है। अब देखो टोटल पानी तो कितना होगा, देखो अच्छा अब ये वॉल्यूम, टोटल पानी के वॉल्यूम की बात करें अपन, है ना, टोटल वाटर के वॉल्यूम की बात करें, तो इस कंटेनर में कितना होगा, बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। एरिया ऑफ बेस एक्चुअली उसने दे दिया है कि जैसे इसका एरिया ऑफ बेस ए है, इसका एरिया ऑफ बेस A2 है, तो एक्चुअल में पानी कितना होगा उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में एक किसी टाइम टी पे इसमें पानी कितना है, इसमें पानी कितना है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो किसी टाइम टी पे इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, इसमें वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा बेस इंटू हाइट, इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, और टोटल वाटर का वॉल्यूम बेस इंटू हाइट, इसमें ही तो है टोटल पानी। भाई टोटल इसी का पानी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, यस और नो बोलने एक बार इस पे, टोटल इसी का पानी तो इन दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये क्लियर है, एक बार यस और नो बोलें। भाई इसमें जितना पानी है टाइम टी पे, इस पे जितना पानी है वो मिला के इसमें टोटल पानी के बराबर ही तो होगा, तो ये अपने पास आ गया। अच्छा तो इससे अपने पास कहीं ना कहीं H1 प्लस H2/2 बराबर 1 आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा अब इसको आप समझें कि एफ फ्लो जो है वाटर का, तो किसी टाइम पे वाटर का अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो जो पानी किसी टाइम पे आ रहा जा रहा है, अगर उसकी बात करेंगे तो पानी एक टाइम पे उसका जो फ्लो होगा, उसके वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्लो, है ना, फ्लो है। हम्म, तो किसी टाइम पे जो वाटर फ्लो है वो अपन किससे लिख सकते हैं, इससे ले लो मैं वाटर फ्लो को, वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं वाटर फ्लो मतलब वाटर का वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम को हम इससे ले सकते हैं A/H1, वही वॉल्यूम ही तो है, पानी का फ्लो मतलब पानी का वॉल्यूम कितना कम ज्यादा होगा, है ना, तो फ्लो मतलब वॉल्यूम की टर्म में ले लें तो वॉल्यूम की टर्म में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये आपकी हो गई तीन। तो इक्वेशन वन में अगर मैं इन सबको यूज कर लूं तो ये पूरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी H1 में। तो ये इसको लिखेंगे तो A/dH1/dt इक्वल्स टू A√2g/H1 माइनस H2 की जगह लिख दिया बेटा मैंने 2 1 माइनस H1। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई अपने पास, dH1/√, इसमें से कितना आएगा ये, dH1/√, इसमें से कितना आ गया ये 3H1 - 2, 3H1 - 2, एक तो ये बन जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है बेटा, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है, इनटू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ये आपके पास स्थिति है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लें, इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, 3H1 - 2 1/2√x, तो 2/3 इक्वल्स टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है ही सही, इंटू टी प्लस सी, ये अपने पास इसका आ जाएगा। अच्छा सी निकालने के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी है अपने को, सी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, आप ऐसा समझे कि जब टी 0 है तो हाइट H1 1 है,
भाई T0 है, जब ये काम स्टार्ट नहीं हुआ था तो हाइट टोटल 1 थी क्योंकि पूरा पानी इसमें भरा हुआ था। तो अगर T0 है तो हाइट H1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उससे C की वैल्यू निकल जाएगी। अब H1 1 डाल दोगे आप, तो ये 2/3 इंटू दिस, ये पूरी आपकी वैल्यू आ जाएगी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देना। और फिर आपको क्या निकालना है, जब दोनों की हाइट बराबर हो जाए, तो हाइट बराबर H1 बराबर H2 हो जाए। तो अगर इसमें H1 बराबर H2 होगा तो H1 2/3 आ जाएगा। तो H1 इक्वल्स टू 2/3 पे आपको क्या निकालना है, टी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद का क्या करना है, H1 बराबर 2/3 पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टी। सी तो आपका निकल ही जाएगा। फिर H1 इक्वल्स टू 2/3 पे आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो वो एक काम करना, तो वो आंसर आ जाएगा। ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास फिर H1 बराबर 2/3 पे, क्योंकि H1 H2 अगर बराबर हैं तो फिर हमें टी निकालना है। तो जब H1 बराबर H2 करोगे तो H1 2/3 आएगा। तो H1 बराबर 2/3 पे हमें क्या निकालना है, टी। तो इसके अलावा कुछ हो तो बोलो बेटा। नाइन तो डिफरेंशियल, एक्चुअली 9 बेटा डिफरेंशिएशन का सवाल है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं है, तो डिफरेंशिएशन का सवाल है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बेसिकली किसका सवाल है, डिफरेंशिएशन का सवाल है। और वो भी आप सीधे सीधे रिप्लेसमेंट से निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। भाई ये आपको DN/FX अपॉन DXN लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, PN 1/x इंटू ई की पावर -1/x। तो आप ऐसे लिख सकते हो DN/F अपॉन DX की पावर n+1। ये P की पावर n+1 1/x ई की पावर -1/x नहीं हो जाएगा। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं D/dx DN/FX अपॉन DXN इक्वल्स टू PN+1x इंटू ई की पावर माइनस। इसकी वैल्यू वापिस ये रिप्लेस कर दो और फिर डिफरेंशिएट करके वही रिलेशन आ जाएगा जो देगा, ई की पावर -1/x कॉमन आके चला जाएगा। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें कोई यूज नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं हम मेजदी कॉलम या कॉम्प्रिहेंशन में कुछ हो तो बोलो। मेजदी कॉलम या कॉम्प्रिहेंशन में कुछ हो तो बोलो। और कोई डाउट नहीं है तो नोट्स कर लिख दो बेटा, ताकि फिर आगे बढ़े अपन, है ना। मेजदी कॉलम कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पूछना हो तो बोलो, अदरवाइज नोट्स कर लिखो ताकि आगे बढ़ जाएंगे। अरे कहाँ गए सब, कुछ बोलो बेटा, रिप्लाई करो, नहीं तो आगे बढ़े फिर अपन। अरे देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर थर्ड है ना, ये आपके पास दो ऑप्शन है। कॉम्प्रिहेंशन नंबर थर्ड की ये जो इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करने के आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कॉम्प्रिहेंशन नंबर, एक्चुअली जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में लिखा हुआ है ना बेटा, वो एक तरीका है हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है
वो एक तरीका है किसको, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, है ना। तो आप अगर उस तरीके को याद रखें तो ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 की डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे ही सोल्व हो जाएगी, है ना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं तो मैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर, ये इक्वेशन लिखी हुई है एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। अब आप देखिए, अगर आप चाहें तो इसको कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 से भी सोल्व कर सकते हैं, यूज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। ये एक बेसिकली तरीका है, पढ़ाते हैं इसको इसलिए नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में ही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बट इस तरीके से आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जो तरीका उसने बताया उसके हिसाब से ये वो लिखा हुआ है बेटा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो आप इसको डी स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हो, डी बराबर प्लस माइनस 1 लिख सकते हो। तो इसके दो रियल रूट आता है। तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में देखो आपको लिखा है टू रियल एंड डिफरेंट रूट अल्फा 1 एंड अल्फा 2, देन सॉल्यूशन इज c1 e की पावर अल्फा 1x प्लस c2 e की पावर अल्फा 2x। पढ़ पा रहे हो ये मैं बोल रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में जो सेकंड है वो लिखा हुआ है टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री c1 e की पावर अल्फा 1x c2 e की पावर अल्फा 2x। तो अगर आप उससे जाएं तो मैं कॉम्प्रिहेंशन 3 भी आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से रूल हो जाएगा c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर माइनस 1x। अल्फा 1 अल्फा 2 ये हो गया तुम्हारे रियल रूट। तो एक आसान सा सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास, है ना। अब आपको दो रिलेशन दिए हुए हैं बेटा कि एट x इक्वल्स टू 0 y कितना है 2, तो c1 प्लस c2 कितना आ गया 2, और एट x इक्वल्स टू 0 y डैश इक्वल्स टू 2 है, तो c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो 3 आ गया। इससे c1 c2 निकल जाएंगे, c1 आ गया 5/2, c2 आई थिंक आएगा 1/2। मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया हो तो देख लेना, शायद वो 3 और वो 2 दे रखा होगा, f0 2 है और ये दिस है। तो अगर मैं ऐड करूं दोनों को तो 2c1 बराबर 5, c1 बराबर 5/2, और c1 की वैल्यू 5/2 में डाल दूं तो 5/2 -1/2 -1/2 आ रही है ना, 5/2 और -1/2 वैल्यू आ रही है ना। तो अब आपके पास क्लियर है कि जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा 5/2 e की पावर x प्लस 1/2 e की पावर माइनस x। करेक्ट है। चलो ये फंक्शन, ये तो एक तरीका है जब मैंने आपको बताया कि आप कॉम्प्रिहेंशन 2 से ही कर सकते हो। ये क्लियर है, एक बार यस और नो बोलें, फिर मैं डायरेक्ट भी मेथड सिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे अपन ने तो हायर ऑर्डर को वैसे ही सिंप्लीफाई करना सीखा था, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड मैंने आपको नहीं सिखाया था, क्योंकि हायर ऑर्डर अपने सिलेबस में नहीं है ना। और अगर आप चाहते हैं हायर ऑर्डर के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड सीखना, तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 आपके पास एक ऑप्शन है जो आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका देता है, और मैंने ये आपको उससे सोल्व करके बता दिया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 में भी एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब मैं उसकी बात करता हूँ कि मान लो आप ये कॉम्प्रिहेंशन याद नहीं रखे हैं, आप कहे कि सर आपने तो जब सोल्व किया था तो ऐसे ही सोल्व किया था, और जब हमारी बारी आई तो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन याद रखो। तो ये लिख लिया हो तो डन बोलो, मैं एक और तरीके से इसको समझा देता हूँ। हालांकि इससे कर सकते हैं क्योंकि हायर ऑर्डर को सोल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो लगता भी है सवालों में। ठीक है, चलिए। अब दूसरा एक तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि आप अगर इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को आप सोल्व करना चाहते हैं, हाँ ये तभी वो मेथड लेकिन तभी लगा सकते हैं जब कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, है ना। जो कोफिशिएंट में इक्वेशन बने वो जैसे डी स्क्वायर -1 बनी, वो इस तरह का कुछ बने। हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 3 में थोड़ी ना हायर ऑर्डर आएगा भाई, जो आपका जेई मेंस एडवांस और एनसीईआरटी ने सिलेबस डिफाइन कर रखा है उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो ये सब चीजें क्यों पूछी जाएगी मेंस एडवांस में, ये तो हायर ऑर्डर हायर डिग्री है, और हमारे सिलेबस में आया था आइडेंटिफाई है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री।
तो इसलिए ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है ना। लेकिन ये तो आपको चूंकि जानकारी हर तरह की हो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ा दिया गया, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन बना के डाल दिया गया और थोड़े बहुत हमने सवाल करा दिए। अब अगर दूसरे मेथड से इसको जाना चाहें तो समझिए ये y डबल डैश बराबर y लिखा हुआ है, मैं y डैश से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, y डैश से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ 2y डैश से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2y डैश से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये तो d ऑफ y डैश स्क्वायर बन जाएगा, ये d ऑफ y स्क्वायर बन जाएगा, y डैश का स्क्वायर 2y डैश y डबल डैश 2y y डबल डैश। अब आप जैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करते ही आपके पास ये तो क्या बन जाएगा, y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो y डैश किसके बराबर हो गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी। अब तो हो जाएगा सो वाई सी तो निकाल ही लोगे, अब जीरो पे 2 आ रहा है तो सी आ जाएगा, तो ये छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो जाएगी। यस और नो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास बनना है। तो दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए, तुम जो भी चाहो फॉलो करो, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्लास नोट्स पे आ जाते हैं। चलिए क्लास नोट्स निकालिए। वेक्टर थ्री हम पढ़ रहे थे और वेक्टर थ्री में हम कुछ सवाल कर रहे थे। चलिए ट्यूशन लिखते हैं। हाँ, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ही चल रही थी और करीबन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आते हैं। इफ a plus b plus c is a unit vector, if a plus b plus c is a unit vector, then find if a plus b plus c is a unit vector, then find first part, summation a dot b if mod a equals to 1 equals to mod b and mod c equals to कितना है 2। इसके बाद सेकंड हम लेते हैं समेशन, या मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इफ mod a equals to cos अल्फा cos बीटा cos गामा इफ mod a mod b mod c है 1 and angle between a and b alpha, angle between b and c बीटा और एंगल बिटवीन सी एंड ए इक्वल टू है गामा। चलिए तो ये सवाल है हमारे पास, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड समेशन ए डॉट बी। समेशन ए डॉट बी का मतलब है ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का सम आपको निकालना है और एक आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का सम निकालना है। क्वेश्चन लिख लें फटाफट, फिर मैं इसको रफ करके ही सोल्व करूंगा। क्वेश्चन लिखें और चाहे तो ट्राई भी करें। ए प्लस बी प्लस सी 1 दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सोल्व करना स्टार्ट करना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1।
चलिए देखें इसको। ए प्लस बी प्लस सी वन दे रखा है। इसका मतलब मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी कितना होगा, वन। अब मैं आपको ये बात बोल चुका हूँ कि मॉड ए स्क्वायर लिखें, ए स्क्वायर लिखें, ए डॉट ए लिखें, एक ही बात है। तो इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी आपका वन होगा। अभी डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वही ए डॉट ए बनने वाला है बेटा। ट्वाइस ऑफ, अच्छा चूंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो वही सारी टर्म आपकी बन जाएगी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, फिर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। कम्यूटेटिव है ना बेटा, इसलिए। अब ये आपका वन हो गया ए डॉट ए। भाई ए डॉट ए ये मैं आपको कई बार लिख चुका हूँ कि एक्स डॉट एक्स लिखें, मॉड एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें, आपको मीनिंग सेम समझ के चलना है इन तीनों का। तो ये मॉड ए स्क्वायर वन, मॉड बी स्क्वायर वन, मॉड सी स्क्वायर फोर टू। ये तो आपका समेशन ए डॉट बी हो ही गया। तो समेशन ए डॉट बी की जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो वैल्यू आ जाएगी बेटा -5/2, है ना। और अगर आप सेकंड पार्ट में जाना चाहते हैं तो अगेन आपको फिर इस इक्वेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए मेरे पास कितना आ गया, -5/2। अच्छा मैग्नीट्यूड भी अलग है शायद, है ना। अच्छा 1 1 1 है। तो इससे आपको फिर इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, सेकंड पार्ट के लिए बात करेंगे। तो फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन, ये तो आ ही गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, कितना आ गया, 1। तो अब ये आपका वन, ये वन और ये वन, और इसको आप लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा, इसको लिखेंगे बेटा मॉड बी मॉड सी कॉस बीटा, और इसको लिखेंगे मॉड सी मॉड ए कॉस गामा, ये भी आपका वन। तो फाइनली ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, आई थिंक -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके दोनों पार्ट। तो इसको लिखिए, और जो लिख लें जल्दी उनके लिए मैं एक सवाल और लिख देता हूँ छोटा सा ऊपर बोर्ड पे, वो इसको ट्राई भी कीजिए। अगले सवाल को इसी से मिलता जुलता सवाल है, तो जिन लोगों का लिख लें थोड़ा जल्दी वो इसको ट्राई कर सकते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड a plus b plus c is a null vector, is a null vector, a b c तो यूनिट वेक्टर है, a plus b plus c नल वेक्टर है, then find then find then find a कैप एंगल b कैप। तो आपको a और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, a कैप एंगल b कैप, a और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना।
वो, हाँ, एक वो काम भी करना है बेटा, वो वेक्टर 3D की शीट भी ग्रुप पे भेज देना, नई वाली। वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं अपने पास, जिनके पास सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में रहता है, तो वो कृपा करके उसकी वेक्टर 3D की शीट जरूर भेज दें ग्रुप पे। हाँ, नई वाली भेजना बेटा, है ना। तो नई वाली शीट ग्रुप पे भेज दें ताकि उसको मैं डाउनलोड कर लूँ। वेक्टर 3D की। अच्छा। अच्छा, सब एक दूसरे की कृपा से भेज रहे हैं। हाँ, इन लोगों, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इन लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है काम। अरे बेटा, जिसके पास जैसे भी पूछ रहा हो उसमें क्या दिमाग लगाना, अपना तो काम चल रहा है ना, बस अपने को मस्त रहना है। जब मैं ही दिमाग नहीं लगा रहा कि बच्चे के पास कहाँ से आ रहा है, तो तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? बच्चे के पास है, वो तुम्हारी मदद कर रहा है, तो उसको धन्यवाद दो और अपना काम चलाओ। है ना। तो उसको धन्यवाद दो क्योंकि वो अपनी मदद कर देता है, तो अपन उसको धन्यवाद दें, है ना, और अपना काम चला लें। एक बच्चा लिख रहा है कि सोर्स सोर्स पता हो तो मैं भी डाउनलोड कर लूं। अरे, क्यों दिमाग लगा, सोर्स दे तो रहा है भाई। जब मदद करने वाला कर रहा है तो कर लेने दो यार, इसी बहाने उसको भी मदद करने का मौका मिलेगा। और अब अपन हर काम नहीं कर सकते ना भाई, एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी मदद कर रहा है तो बस उसको करने का सुख लेने दो। हाँ बिल्कुल, 2 पाई बाई 3 आंसर आएगा इसका। देखिए, a+b+c 0 है। अब देखो यहाँ पे भी आप स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझें। आप स्क्वायर यहाँ पे भी करना है, लेकिन आप समझो अभी आप स्क्वायर कर दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको एंगल सिर्फ ए और बी के बीच का चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि a+b को एक तरफ रखेंगे और -c को दूसरी तरफ रख देंगे। ये थोड़ी सी समझने वाली बात, क्योंकि आपको सिर्फ ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो आप ए और बी को एक तरफ कर दें और बाकी सबको दूसरी तरफ कर दें। अब फिर वही a+b का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, c²। है ना। ये मतलब ये वैसे ही आया है, a+b का स्क्वायर आया वैसे ही है, ऐसे मत समझना कि डायरेक्ट स्क्वायर हो गया। एक्चुअली ये ऐसे ही आता है, a+b डॉट a+b। तो ये होगा बेटा -c डॉट -c, ऐसे आया है ये। पर चूंकि वो कम्यूटेटिव है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। फिर वही a² + 2a.b +b² = c²। इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 पता है, इसको मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, मॉड ए मॉड बी भी 1 है। तो कॉस थीटा बराबर -½ हो जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ना हो गया हो तो डन बोलें, रफ करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर ए बी सी, इफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर, इफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, इफ साइड्स ऑफ
if sides of cuboid are ABC, if sides of cuboid are ABC, then show that angle between any two diagonals is cos inverse a square plus b square minus c square upon a square plus b square plus c square. Angle between any two diagonals is this, and for cube is cos inverse 1 by 3, and for cube is cos inverse 1 by 3. दो डायगोनल के बीच का एंगल बताना है हमें, यह cos इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. चलिए, क्यूबॉइड की ये बात कर रहा है ना, और उस क्यूबॉइड के दो डायगोनल्स के बीच के एंगल की बात कर रहा है ना, दो डायगोनल्स के बीच की ये एंगल की बात कर रहा है. तो अब जैसे क्यूबॉइड है, तो ये जैसे 0 0 ले लो, ए बी सी ये साइड बता रहा है, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड में सी ले लूं, तो ये हो जाएगा बेटा a 0 0, ये हो जाएगा y एक्सिस पे 0 b 0, z एक्सिस पे ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और c. तो ऑब्वियसली अगर मैं ये पॉइंट c लिखना चाहता हूँ या l लिखना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा a, पहले भी लिखा चुका मैं. m लिखना चाहता हूँ तो a b 0, और n लिखना चाहता हूँ तो बेटा मैं 0 b और c हो जाएगा. और ये पॉइंट आपका हो गया p a b c. अब आप समझें कि मैं इसके दो डायगोनल के बीच का क्या निकालना चाहता हूँ, एंगल, है ना. दो डायगोनल के बीच का क्या निकालना चाहता हूँ, एंगल. तो जैसे एक वेक्टर तो मैं ओपी बना लेता हूँ, एक वेक्टर में कोई सा भी बना लेता हूँ जो मेरा मन करे, कोई सा भी एक डायगोनल और मैं बना लेता हूँ इसका. तो मान लीजिए जैसे मैंने ये डायगोनल बना लिया, है ना. ये हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं बेटा, फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं. तो एक तो फेस डायगोनल की बात होती है, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो फिर हम जनरली बॉडी डायगोनल की बात करेंगे कि उसी के बीच में. तो मैंने अपोजिट वर्टेक्स वाले दो बॉडी डायगोनल बना लिए, ये बाहर, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ. अब इन दोनों वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, जैसे ओपी वेक्टर तो मुझे पता है मेरा हो जाएगा ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, और एक मैं वेक्टर लिख लेता हूँ बेटा एन ए वेक्टर. तो एन ए वेक्टर हो जाएगा ए का पोजिशन वेक्टर माइनस बी का पोजिशन वेक्टर. एन वेक्टर भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई सा भी लिख लो. जैसे एन वेक्टर आप लिखते हो तो एन वेक्टर मतलब एन का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो माइनस ए आई प्लस बीजे प्लस सी के. अब आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल. आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल. तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा आप किससे निकालोगे, ओपी डॉट ए एन अपॉन मोड ओपी मोड एन. तो कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, ओपी, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप क्यूब की बात करेंगे बेटा, तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, तो थीटा आपका कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखोगे कि जो मैंने प्रूफ करवाया था वहां पे यहाँ पे माइनस था, लेकिन जब मैंने सोल्व किया तो यहाँ माइनस लाया हूँ। तो ऊपर किसी भी एक पोजीशन पे या दो पोजीशन पे माइनस आ सकता है ना, वो डिपेंड करेगा। आप जैसे मान लीजिए, अगर आप ये एन ए वेक्टर लिख देते हैं, तो एन ए वेक्टर लिख देते हैं तो यहाँ बी और सी पे माइनस आ जाता है ना। और हो सकता है कि आप बी एल वेक्टर लिखते तो किसी और एक या दो पोजीशन पे माइनस आ सकता है। तो ऊपर किसी भी एक या दो पोजीशन पे माइनस आ सकता है, क्योंकि अलग अलग के लिए एंगल क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। अब आप इसको लिख के डन बोलें, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। हो गया हो तो डन बोले बेटा, आगे बढ़ेंगे। चल, अब एक और सवाल लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा ईओटी है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट पे बेस्ड सवाल है। कई बार बन जाता है इस तरह का सवाल। इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू है 3, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू है 3, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड minimum value of, then find minimum value of a square plus b square plus c square into x square plus y square plus z square, then find minimum value of a square plus b square plus c square uh, into x square plus y square plus z square। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन थॉट थोड़ी सी बड़ी लगानी पड़ेगी। सवाल तो छोटा है, लेकिन सोच थोड़ी सी बड़ी है। नहीं नहीं, 11th में एक्चुअली एम जी एम नहीं लगा सकते अभी इसमें। हम एम जी एम हम तभी लगा सकते हैं जब हमें क्वांटिटी के पॉजिटिव होने के बारे में पता हो। एम जी एम हम तभी लगाते हैं बेटा जब वी नो दैट अबाउट द पॉजिटिव, है ना। और यहाँ क्वांटिटी के पॉजिटिव नेगेटिव होने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए एम जी एम को अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ,
अर्चित का आंसर सही है, गगनदीप का आंसर भी सही है। अब मेथड से सही आया या ऑब्जर्वेशन से सही आया, वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या इस सवाल में करना है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको ये दो प्रोडक्ट दिया ये है, तो हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर लेट करते हैं। एक वेक्टर में ले लेता हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एक वेक्टर क्यू ले लेता हूँ मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, है ना। तो अब अगर मैं ये दोनों वेक्टर लेट कर लूँ तो गिवन क्या है बेटा, गिवन जो है वो है पी डॉट क्यू बराबर 3। ये गिवन है, देखो पी डॉट क्यू 3। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है बेटा मॉड पी स्क्वायर कॉमा मॉड क्यू स्क्वायर, ये फाइंड करना है। भाई आपने ये दोनों लेट किए तो जो गिवन था उसको आपने डॉट में समझा, जो फाइंड करना है उसको आपने वेक्टर की फॉर्म में समझा। अब चूंकि अपन क्या जानते हैं कि पी डॉट क्यू किसके बराबर होगा, मॉड क्यू कॉस थीटा। तो अगर आप मॉड क्यू की बात करेंगे तो वो होगा पी डॉट क्यू सेक थीटा। तो मॉड क्यू आपका कितना हो गया, 3 सेक थीटा। तो मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर थीटा, ग्रेटर देन इक्वल 9 हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा 1 या 1 से बड़ा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 9 से बड़ा। तो मॉड पी स्क्वायर मॉड क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा, 9। वो जो पूछा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 9। पूछा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। एक ही बात है बेटो, पी डॉट क्यू का सीधे स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, बाद में करोगे तो भी यही आएगा, चीज तो यही आने वाली है। चाहे पहले पी डॉट क्यू का स्क्वायर करो चाहे बाद में पी डॉट क्यू का स्क्वायर करो। चलिए अब इसके बाद हम कुछ बोर्ड के सवाल भी कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा ओनली फॉर बोर्ड। हम एक्चुअली क्या होता है कि कुछ प्रूव दैट के सवाल भी बनते हैं, और वो प्रूव दैट के पर्टिकुलर सवाल बोर्ड वगैरह में बनते हैं। यहाँ हमें इस तरह के प्रूव दैट की जरूरत नहीं थी, तो एक आध दो सवाल हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखे, यूजिंग वेक्टर मेथड, prove that midpoint of hypotenuse using vector method, prove that midpoint of using vector method, prove that midpoint of hypotenuse using midpoint, prove that midpoint of hypotenuse in a right angle triangle, in a right angle triangle using vector method, prove
that midpoint of hypotenuse in a right angle triangle is equidistant from vertices. Is equidistant from a vertices. Is equidistant from vertices. Using vector method, prove that midpoint of hypotenuse in a right angle triangle is equidistant from vertices. Is equidistant from vertices. ये जो है वो वर्टेक्सेस से क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंस से होना चाहिए, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्सेस। चलिए सीधे से सवाल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, पर्टिकुलर बोर्ड में बनते हैं कई बार इस तरह के सवाल, और हमें वेक्टर मेथड से इक्वेशन लिख लिया आपने, है ना, वेक्टर मेथड से ही इसको हमें प्रूव करना होता है। अब जैसे इस सवाल की मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है, देखो आप ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो एक तरीका तो मैं इसको ऐसे भी प्रूव कर सकता था, मुझे प्रूव यही करना है कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये समझो एम है, तो मुझे प्रूव ये करना है कि एम ए बराबर एम बी बराबर एम सी। तो ये तो होगा, ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं एसी को डायमीटर लेके सर्किल बनाऊं तो ये तीनों रेडियस नहीं होगी बेटा उसकी, अगर मैं एसी को डायमीटर लेके सर्किल कंस्ट्रक्ट करूं ये तीनों उसकी क्या होगी, रेडियस, इसका मतलब ये तीनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वैसे तो बाय ऑब्जर्वेशन है ना, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन लिखा क्या है, आप ये तरीका है प्रूव करने का, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि इफ यू कंस्ट्रक्ट सर्किल हुज डायमीटर इज एसी देन ऑल थ्री डिस्टेंसेस दिस एंड दिस आर रेडियस ऑफ सर्किल, देयरफॉर ऑल थ्री आर इक्वल्स, इसलिए तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है। लेकिन इसने कहा है कि भाई आप किसका यूज करो, वेक्टर का यूज करो, किसका यूज करो, वेक्टर का, तो वेक्टर से बताना पड़ेगा कि भाई तीनों बराबर है। अब वेक्टर से बताना है तो फिर आप कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझ लें, कि जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, आप इसको ओरिजिन ले लो, तो ये बेटा आपका सी वेक्टर ले लो, इसको ए वेक्टर ले लो, अब ये मिड पॉइंट ले लो आप इसका, तो एम कितना हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है वो हम देख लेते हैं, हमें क्या बताना है। अच्छा, ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर है ना, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ए परपेंडिकुलर है बी के सी के, तो ए डॉट सी आपका कितना होने वाला है, जीरो, ए डॉट सी कितना होने वाला है, जीरो, ये आपको पता लग गया। चलिए अब हम सोल्व करें, इसको प्रूव करना है, तो चलिए तीन डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो एम ए डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड ऑफ एम है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, तो ये हो गया बेटा ए माइनस सी बाई टू, ठीक, एम ए डिस्टेंस निकालनी, एक डिस्टेंस निकालनी है बेटा मुझे एम सी, तो एम सी डिस्टेंस कितनी होगी, वेक्टर ऑफ एम सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, तो ये भी आ गई बेटा अपने पास कितनी, सी माइनस ए अपॉन टू। अब ये तो नजर आ रहा है कि यार ये दोनों तो बराबर आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा और तीसरी डिस्टेंस पे आता हूँ बेटा मैं, एम बी, तो एम बी डिस्टेंस कितनी होगी, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये होगी बेटा ए प्लस सी बाई टू। अब देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ये दोनों तो हमें सेम नजर आ रही है, बट ये ए प्लस सी है और ये ए माइनस सी है। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा तीनों बराबर है ना, तो तीनों बराबर कैसे प्रूव करेंगे, अब यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये थोड़ी सी समस्या है, तो उसका पता कैसे चल रहा है, यहाँ से, यहाँ से कैसे पता चल रहा है वो आप समझे, यहाँ से जो अपने पहले किया था, मैं इसको इस तरफ करता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ तो है ना। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, तो देखो ये कैसे पता लगा रहे हैं, क्योंकि देखो ए परपेंडिकुलर है सी के, तो इसका मतलब ए डॉट सी जीरो है। अब आप देखो अगर आप ए प्लस सी का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट सी,
और अगर आप a माइनस सी का स्क्वायर निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी। अब अगर a डॉट सी आपका जीरो है तो ये दोनों बराबर होगा। अगर a डॉट सी आपका जीरो है तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं हुई क्या? जैसे तो बोले, अगर a और c बराबर हैं, a डॉट सी जीरो हो गया तो क्या ये दोनों चीजें बराबर? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड a प्लस सी बराबर मॉड a माइनस सी होगा। बस यहाँ हैंस एम ए बराबर एम बी बराबर एम सी। तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। वो तो बराबर है ना बेटा, ये तो आप माइनस कॉमन लेके बराबर बता सकते हो, ये तो बराबर बताने की जरूरत ही नहीं ना। ये तो ऑब्वियसली चीज है कि a माइनस सी हो या c माइनस सी हो बराबर है। मेन तो वही बताना पड़ेगा आपको, a प्लस सी और a माइनस सी बराबर है क्या। ऋतुराज लिख रहा है कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, नहीं लिख पाया था। ऋतुराज लिख रहा है क्वेश्चन रिपीट कर दिए, नहीं लिख पाया था। बेटा ग्रुप पे भेज देना है क्वेश्चन, ऋतुराज नहीं लिख पाया था। ग्रुप पे भेज दें, ऋतुराज नहीं लिख पाया था। और जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एक बार डन बोल दे बेटा, है ना। सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एक बार डन बोल दें। हो गया तो डन बोले बेटा, एक आध दो और सवाल करा देता हूँ बोर्ड के। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। यूजिंग वेक्टर मेथड, यूजिंग वेक्टर मेथड इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC, prove that cos C equals to a square plus b square minus c square upon 2ab। cos C equals to a square plus b square minus c square upon 2ab। अभी आपको पता है कि ये cos फॉर्मूला है ना, और cos फॉर्मूला है और आपने इसको एसओटी में पढ़ा है। cos फॉर्मूला है और आपने इसको एसओटी में प्रूव किया है ना, तो वो तो आपके पास है ही सही। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें अब इसको किससे करना है, वेक्टर से करना। हमें इसको किससे करना है, वेक्टर से। एसओटी में तो हमने पढ़ ही लिया इसको, लेकिन अब उसने कहा है कि आपको तो किससे करना है, वेक्टर मेथड से करना है। तो वेक्टर, तो इस तरह के सवाल बोर्ड में बनते हैं। मेंस एडवांस में तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कोई चीज प्रूव करनी है तो मेंस एडवांस में तो कोई सा भी मेथड लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह के छोटे छोटे सवाल कई बार बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि cos c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। चलो कैसे इसको प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो, तो जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी। अब
डिस्टेंस तो आप जानते हैं, ये सी डिस्टेंस होती है, बी डिस्टेंस होती है, ए डिस्टेंस होती है। अब आप मान लीजिए कि आप ट्राइंगल लो लगा लीजिए, ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी। यस और नो? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी। तो आपको इसके बीच का एंगल निकालना है सी, है ना, इसके बीच का एंगल निकालना है सी। तो आपको इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा करें, बीसी और एसी को एक तरफ ले लेते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी माइनस बी सी। वही आप स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डॉट बी सी। ये आपका कितना हो गया, ए बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस मॉड ए सी बी सी कॉस एंगल, ये हो जाएगा बेटा ए सी बी, ए सी बी। तो ये कहीं ना कहीं आ गया आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी बी सी, ए सी बी सी ए बी कॉस एंगल ए सी बी। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, एक चीज समझ, कॉस एंगल ए सी बी जो है वो आपके पास कितना आ गया, इधर गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ आप इसको कॉस सी लिखते हैं, थोड़ा सा समझे, हालांकि आप बिना समझे भी लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बिना समझे भी लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझे। मैं एंगल एसीबी की बात कर रहा हूँ, दिस इज एंगल एसीबी। तो अभी ये एक्चुअली क्या है कि एसीबी में जब हम एंगल डॉट प्रोडक्ट का लिखते हैं ना, तो दोनों यू बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है ना। तो आप इसको ऐसे समझे कि डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये वेक्टर और ये एंगल सी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, सी। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तभी तो लिखते हैं अपन, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तब लिखते हैं जब ए और बी के इनर्शियल पॉइंट सेम होते हैं, है ना। तो वो ये इनर्शियल पॉइंट सेम ही है, क्योंकि मैं ऐसे बढ़ाऊंगा तो भी ये सी, तो ये ए ये बी, तो इसलिए वो डायरेक्शन की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, टेल को ज्वाइन करते हैं ना एंगल के लिए, टेल को ज्वाइन करते हैं। हो गया बेटा, चलिए एक छोटा सवाल और लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा आपसे होता है कि नहीं होता है ये। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए छोटा। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, if diagonals of a parallelogram bisect each other at right angle, if diagonals of a parallelogram bisect each other at right angle, then show that it is a rhombus. If diagonals of a parallelogram bisect each other, if diagonals of a parallelogram bisect each other at right angle, then show that it is a rhombus. If diagonals of a parallelogram bisect each other at right angle, then show that it is a rhombus.
शो दैट इट इज ए रोम्बस। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन शो दैट इट इज ए रोम्बस। चाहे तो कर ही लें, छोटा सा सवाल है ना, छोटा सा सवाल है, चाहे तो कर लें। कुछ लोग बड़ा जल्दी से जवाब दे देते हैं ना, 2-3 जने हैं और ये बड़े एक्टिव रह के जवाब दे देते हैं। अर्चित, अनाया, हर्षित, हालांकि इनमें से कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही जवाब दे देते हैं। आयुष कुमार, हाँ आयुष कुमार भी देता रहता है। और कुछ तो बिना बिना चाहते हुए भी जवाब दे देते हैं कई बार। सही कह रहा हूँ मैं? चलिए कर कैसे इसको शो करेंगे वो देखें। सीधा सा है, एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हैं तो हमें बताना है कि ये क्या है। राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो जैसे ये ए बी सी डी है ना, और मैं इसको जैसे मैंने पहले भी कहा ओरिजिन ले लूंगा, इसको बी वेक्टर ले लूंगा, इसको डी वेक्टर ले लूंगा, तो मुझे पता है कि ये कौन सा वेक्टर होता है, बी प्लस डी। ये कौन सा वेक्टर होगा, बी प्लस डी। और ये कौन सा वेक्टर होता है, बी माइनस डी। तो मुझे पता है कि भाई उसने क्या कहा है कि बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। तो अगर बी डी ए सी के परपेंडिकुलर है तो बी डी डॉट ए सी आपका 0 होने वाला है। एक वेक्टर मैंने बेटा बी प्लस डी लिया, एक मैंने बी माइनस डी लिया, ये 0 होने वाला है। ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, बी डॉट बी, बी डॉट डी, डी डॉट बी और डी डॉट डी। तो कितना होने वाला है ये, मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड डी स्क्वायर। तो मॉड बी बराबर मॉड डी हो गया बेटा, और मॉड बी बराबर मॉड डी हो गया, इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो गया, ए डी के। देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। दोनों साइड बराबर होगी ना, और दोनों साइड बराबर है तो चारों बराबर हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। हमने बता दिया एडजेसेंट साइड भी क्या है, इक्वल, और एडजेसेंट साइड इक्वल है, देन देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सवाल, यस और नो में बोलें। होमवर्क में लिख लें बेटा, एक तो एनसीईआरटी में लिख लें 10.3 और एक डीपीपी लिख लें, डीपीपी नंबर 28 है ना, 26 27 अपन कर चुके हैं, तो डीपीपी नंबर 28। तो दो चीजें होमवर्क में, एनसीईआरटी है 10.3 और डीपीपी नंबर 28 है। एनसीईआरटी 10.3 तो मैंने कहा था ना, डिस्कस नहीं की ना, डिस्कस नहीं की ना, तो डिस्कस कल करूंगा। आपने कर ली तो अच्छी बात है, बट डिस्कस में कल करूंगा, है ना। तो कल अपन डिस्कस करेंगे ये दोनों चीजें, 10.3 और डीपीपी नंबर 28। कल मेरी क्लास नहीं है तो कोई बात नहीं, परसों डिस्कस कर लेंगे, है ना। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं तो परसों डिस्कस कर लेंगे जब भी। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। चलो मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ बेटा, कल मिलेंगे।